मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो जीएसटी में रिटर्न जीएसटीआर 3B को लेकर है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैं आपको इसमें पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें आपको बताने वाला हूं कि आपको किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। जो मार्च मंथ की आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसमें कुछ क्रूशियल पॉइंट्स भी हैं, उनका आपको ध्यान रखना है ताकि आपको जो है फ्यूचर में नोटिस ना आए। उसके अलावा जीएसटी में जो आईटीसी सेट ऑफ के रूल्स हैं उनमें भी काफी बड़ा बदलाव है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, वीडियो शॉर्ट में रहने वाला है। जीएसटीआर 3B रिटर्न को मैं पूरा कवर करने वाला हूँ और कुछ ऐसी मिस्टेक्स है जो कि आपको यहाँ पर नहीं करनी है, तो उससे आप जो है सेफ हो जाएंगे किसी भी टाइप के नोटिस से। सबसे पहले आप जो है यूजर नेम पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेंगे। अगर आप भूल गए तो फॉरगॉट कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपके सामने भी कुछ इस टाइप से आएगा। उसके बाद रिटर्न डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद जो है आपके सामने पीरियड सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो अभी मैं फिलहाल मार्च मंथ के लिए आपको बता देता हूँ। इस पर क्लिक करना है, सर्च पर क्लिक कर देना है। जब आप जीएसटीआर 3B फाइल कर रहे होंगे उससे पहले आपकी जो है जीएसटीआर 1 फाइल होना जरूरी है। अगर आपकी इसमें कोई मिस्टेक हो गई है तो आप जीएसटीआर 1A फाइल कर सकते हैं जब तक कि आपने 3B फाइल नहीं की है। ये आपकी जीएसटीआर 3B रिटर्न है। उसके बाद प्रिपेयर ऑनलाइन पर आपको क्लिक कर देना है। प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर जीएसटीआर 3B ओपन हो जाएगी। इसमें कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जो कि आप एडिट नहीं कर पाएंगे और कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जो कि आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। तो आपके सामने इस टाइप का मैसेज आएगा। अब उसके बाद यहाँ टेबल्स दी गए 3.1, 3.1.1, 3.2। तो जो ये टेबल है 3.2 ये आप एडिट नहीं कर सकते हैं। और जो 3.1 टेबल है इसमें भी जो आउटवर्ड सप्लाई की जो फिगर्स है उसको आप एडिट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको किसी में भी कोई करेक्शन करना है तो उसके रिगार्डिंग आपको पहले जीएसटीआर 1A में फाइलिंग करनी होगी। उसके हिसाब से वो डाटा यहाँ पर ऑटोमेटिकली आएगा। देन उसके बाद बात करते हैं टेबल नंबर 4। इसमें आपकी जो एलिजिबल आईटीसी है वो आपको क्लेम करना होता है। टोटल आईटीसी आपका आता है देखने के लिए, उसमें से जो भी रिवर्सल है वो आपको कर लेने होते हैं। उसके बाद जो है आप ये रिटर्न फाइल कर पाते हैं। जो भी एलिजिबल आईटीसी है, जो आपका आईटीसी इनएलिजिबल है उसको आप रिवर्स कर सकते हैं, या कुछ ऐसा आईटीसी जो कि टेम्परेरी अभी अनअवेलेबल है बाद में उसको क्लेम कर सकते हैं। वो भी फैसिलिटी यहाँ पर दी गई है। टेबल नंबर 5 काफी सारे पर्सन इसको मिस कर देते हैं। तो इसमें आपकी जो परचेज है एग्जेम्प्टेड, नील रेटेड या नॉन जीएसटी वाली या कंपोजिशन डीलर से वो यहाँ पर एंटर करनी होती है। 5.1 में इंटरेस्ट के रिगार्डिंग है। तो अब क्या है कि दो चीजों में बदलाव आया है। एक तो ये है कि भाई जो इंटरेस्ट की लायबिलिटी है वो आप लोअर साइड जो है एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, उसको आप हायर साइड ही, मतलब जो आपकी प्रीवियस मंथ में आपने टैक्स पे किया था अगर उस पर कोई इंटरेस्ट की लायबिलिटी आ रही है तो आप हायर साइड इंक्रीज कर सकते हैं, उसे डिक्रीज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जब आप मार्च की रिटर्न फाइल कर रहे होंगे तो आपको इन सभी टैब्स को प्रॉपर्ली ध्यान से चेक कर लेना है। कुछ जरूरी बातें हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ, उनका आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले हम चलते हैं सर्विसेज में, आपको जाना है, रिटर्न्स में जाना है, यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी एंड कंपेरिजन पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ आपको एक मॉड्यूल देखने के लिए मिलेगा और ये फ्री फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद 25-26 सर्च पर क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है इस साल की पूरी टेबल आ जाएगी जो कि आपकी R1 और 3B का कंपैरिजन है। उसके अलावा जो भी आपकी 2B और 3B का कंपैरिजन है उसको एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। अगर किसी में कोई भी मिसमैच आ रहा है तो वो आपको नोटिस से सेव हो सकता है। अगर आपने पूरे अप्रैल से लेकर फैब तक का कोई भी आपने ऐसा यहाँ पर मिस्टेक कर दिया है कि आपके R1 में ज़्यादा वैल्यू है 3B में कम है, या 3B में ज़्यादा वैल्यू R1 में कम है, तो उसका एडजस्टमेंट आप मार्च में कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि विद इन ईयर ही आपकी एडजस्टमेंट खत्म हो जाएगी और अगले साल से लिंकिंग नहीं होगी। वैसे इसका जो टाइम पीरियड है वो नेक्स्ट ईयर में 30 नवंबर 2026 है। लेकिन अगर आपने आइडेंटिफाई कर ली जो भी मिस्टेक्स हैं उनको आप करेक्ट कर पाएंगे और करेक्ट करने के बाद आप जो है इसमें उसको एडजस्ट कर देंगे तो आपका ये साल भी सेफ है और अगले साल भी आपको सेफ हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर पूरी कंपैरेटिव आपको एनालिसिस देखने के लिए मिलेगा। अगर कोई शॉर्टफॉल है वो भी अलग से देखने के लिए मिल जाएगा। अभी इस मंथ की मैं 3B आपके सामने ही फाइल करने वाला हूँ, तो उसको आप ध्यान से देखकर वेरीफाई करके तभी फाइल करें। उसके बाद जो नेक्स्ट टेबल दी गई है आपकी 1, वो है कि आपकी जो लायबिलिटी है 3 जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 में वो टैक्स रेट वाइज दी गई है, मतलब आईजीएसटी, सीजीएसटी, एचजीएसटी। तो अगर आपकी इनमें भी कोई मिस्टेक हो गई है कि आपको जो कोई यहाँ पर इनवॉइस जारी करना था उसमें कुछ मिस्टेक हो गई है तो आप इसको सही कर लें। वैसे जीएसटी में जीएसटीआर 3B को अभी रिसेंटली फ्रीज कर दिया गया था, तो इसमें इस टाइप की मिस्टेक होने के चांस अब काफ़ी कम हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर आपने पूरे साल में कोई रिवर्स चार्ज पे नहीं किया है तो उसकी लायबिलिटी को भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके हिसाब से उसको पे कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए आप 2B में आ रहा है और 3B में आ रहा है, तो इस केस में पूरा फुल्ली मैच होकर यहाँ पर जो है पेमेंट हो रखा है। लेकिन यहाँ पर जो आपको ऑटो देखने के लिए मिलेगा वो हो सकता है GTA का तो आ गया हो, लेकिन जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म रेंट की सर्विस पर एप्लीकेबल है वो काफ़ी सारे पर्सन मिस कर देते हैं। तो अगर आप अपने बिजनेस एक्सपेंस दिखा रहे हैं, अपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं और उसका रेंट दिखा रहे हैं तो RCM भी आपको ले लेना है। ठीक है,
ये SEZ के रिगार्डिंग ये टेबल तो ऑटोमेटिकली आती है। टेबल नंबर 4 ये आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है। इसमें जो कंपेरिजन है वो आपका GSTR 3B और 2B के बीच का है। तो आप एक बार हर महीने का जो आपका GSTR 2B है उसको वेरीफाई कर लें। अगर कोई भी इनएलिजिबल ITC है जो कि आपने पहले क्लेम कर लिया था तो उसमें रिवर्स कर दें। अगर कोई ITC आपने क्लेम नहीं किया था और अब वो आपको यहाँ पर क्लेम करने के लिए मिल रहा है तो उसको आप क्लेम भी कर सकते हैं। अगर आपने जो है 180 डेज के अंदर जो आपके क्रेडिटर्स है उनकी पेमेंट नहीं किया और इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया है तो उसको रिवर्सल कर दीजिएगा, और जो भी विद इंटरेस्ट है और आप जो है बाद में जब आप पेमेंट कर देंगे उसको क्लेम भी कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने इसको मिस कर दिया तो जब आपकी ऑडिट होगी, नोटिस आएंगे तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये जो यहाँ पर टूल्स दिए गए हैं इनका जरूर यूज करें। IGST रिगार्डिंग द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स तो वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा, इस केस में तो ऐसा नहीं है। और रिवर्स चार्ज लायबिलिटी डिक्लेयर्ड एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट देयर ऑन, ये आपको यहाँ पर मिसमैच देखने के लिए मिल जाएगा। अगर कोई मिसमैच होगा तो यहाँ पर डिफरेंस आपको दिखेगा, तो आप इस वाले टूल का यहाँ पर जरूर यूज करें। उसके अलावा जो सेकंड टूल है वो यहाँ पर ही रिटर्न्स के अंडर में IMS मैनेजमेंट सिस्टम का है। IMS डैशबोर्ड पर आपको क्लिक कर लेना है। इसमें भी यहाँ पर 2 नए ऑप्शंस आ चुके हैं। पहले केवल ऑनलाइन ऑप्शन था, अब यहाँ पर ऑफलाइन भी टूल आ चुका है। तो ऑनलाइन पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस टाइप का यहाँ पर व्यू आएगा। अब यहाँ आप एक बार चेक कर लें कि आपकी जो कोई ऐसी लायबिलिटी तो नहीं है जो कि आपने रिजेक्ट कर दी हो। तो अगर आपने कोई ऐसी लायबिलिटी है जो कि रिजेक्ट की हुई थी तो उसके लिए आप वेंडर से कंफर्म कर सकते हैं कि भाई वो अपने रिटर्न में उसको फिर से दिखाए, फिर उसके बाद आप जो है इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर पाएंगे। अगर कोई पेंडिंग है तो उसको यहाँ पर एक्सेप्टेड करके उसको क्लेम कर लीजिएगा। कंप्यूट GSTR 2B पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप कुछ भी चीज़ें चेंज करेंगे बाकी जो भी डिटेल्स यहाँ पर आ रही होगी वो ऑटोमेटिकली आपकी सेट ऑफ हो जाएगी, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी इसकी आपकी लायबिलिटी यहाँ पर है और जो आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है वो अगर आप इस वाले IMS पर कोई एक्शन नहीं लेते तो डीम्ड एक्सेप्टेड माना जाता है। लेकिन कुछ पर्सन ने क्या किया, जैसे स्टार्टिंग में आया था तो काफ़ी उन्होंने इसमें जो है वो एक्शन ले लिए, जैसे कि रिजेक्ट कर दिया, पेंडिंग कर दिया। तो एक बार IMS पे देख ले कि आपका कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं रह गया है जो कि आपको अपडेट करना हो। चलिए अब जो है GSTR 3B में आपको जो पॉइंट्स यहाँ पर अपडेट करने हैं जिनका ध्यान रखना है मैं आपको साथ के साथ बता देता हूँ। जो ITC के रूल है वो भी यहाँ पर चेंज हो चुके हैं, फिर से इन्होंने नया मॉडिफिकेशन इसमें कर दिया है, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पहले बात करते हैं 3.1 टेबल की। इसके अंडर में जो डाटा है वो सारा का सारा ऑटोमेटिक रिफ्लेक्टेड यहाँ पर आ दिखेगा। जैसा आप यहाँ पर कुछ एडिट करना चाहेंगे तो एडिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो है फिगर्स यहाँ पर ब्लॉक रहती है। अगर आपको कोई भी अमेंडमेंट करना है तो यहाँ पर ये भी कहा गया है कि भाई आपको जो भी अमेंडमेंट करना है वो आप 1A के थ्रू करें। अगर आपने मैनुअली जाकर यहाँ पर अमेंडमेंट कर दिया फ्यूचर में आपको नोटिस आने के चांस काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपको अपने क्रेडिट नोट या डेबिट नोट में कोई एडजस्टमेंट दिखानी है, जैसे आपने जो है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का रिकंसिलेशन तैयार कर लेना है कि किसी पार्टी से अगर ऐसा हो सकता है कि आपको पेमेंट रिसीव ना हुई हो और अब आप चाहते हैं कि भाई उससे जो है इस पेमेंट को एडजस्ट कर दिया जाए, तो अब क्या कर सकते हैं आप इसके रिगार्डिंग डेबिट क्रेडिट नोट के प्रोविजंस का यूज कर सकते हैं। अगर सेल बढ़ानी है, सेल को कम करना है, सेलर के पास ही राइट रहता है डेबिट क्रेडिट नोट का। तो पहले आपको 1A फाइल करनी होगी। 1A के लिए सेपरेट वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी। जैसे 1A फाइल कर देंगे फिर उसके बाद दोबारा से 3B पर क्लिक करेंगे तो ये वैल्यू आपकी अपडेट हो चुकी होगी। तो जो भी पेमेंट्स के रिगार्डिंग आपको क्रेडिट नोट्स या डेबिट नोट्स करने हैं इशू वो आप साथ के साथ ही कर लें। पूरे साल का अप्रैल से लेकर फेब तक का रिकंसिलेशन अलग से बना लें और मार्च के लिए अलग से तैयार कर लें। तो आउटपुट लायबिलिटी में हो सकता है कि आपकी जो लायबिलिटी है वो कम हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि जो भी आप क्रेडिट नोट जारी करते हैं उसकी ऑटोमेटिकली आपकी एडजस्टमेंट होती है आपकी GSTR 3B में। तो ये आउटपुट टैक्स भी आपका कम हो सकता है। एंड उसके बाद बात करते हैं कि अगर आपने ड्यूरिंग द पीरियड में कोई ऐसी सप्लाई इनिशिएट किया जो कि 0 रेटेड है, एग्जम्प्टेड या नील रेटेड है या फिर नॉन GST आउटवर्ड सप्लाई है, तो इसको आपको अलग से टेबल नंबर 8 में दिखाने की रिक्वायरमेंट आती है GST रिटर्न के जो GSTR 1 है उसमें टेबल 8 में। लेकिन कुछ लोग क्या गलती कर रहे हैं, वो उसको यहाँ पर दिखा देते हैं, मतलब जो टेबल नंबर 4 और 7 है उसमें आ जाती है वैल्यू। तो अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो अमेंडमेंट कर दीजिएगा। जब मैंने प्रीवियस वीडियो GSTR 1 का फाइल किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था जैसे आप 1 में अमेंडमेंट करेंगे तो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको केवल 1A है तो 1A तो केवल आप सेम मंथ के लिए फाइल कर सकते हैं, पूरे साल के लिए तो आप ये नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो जो GSTR 1 है उसमें रेस्ट्रिक्शन है कि आपका जो सेम मंथ का डाटा है उसके थ्रू आप इसमें अमेंडमेंट कर पाएंगे। तो अगर आपने पूरे साल में कोई मिस्टेक कर दिया तो उसके लिए तो आप चांस जो आपका था वो अब ऑलरेडी पास हो चुका है। वैसे GSTR 1 जब मैंने अपलोड की थी वीडियो उसके रिगार्डिंग तो आपको सारी चीज़ें बताई थी। बात करते हैं इनवर्ड सप्लाई पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की। तो जो भी आपका पूरे साल का अगर रेंट आ रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका रेंट जो है 4 लाख रुपए का आ रहा है, ठीक है, और इस पर आपका 18% का GST है, वो आप चेक कर लें कि आप जो है जो यहाँ पर IGST आपके ऊपर एप्लीकेबल है या CGST SGST है, ठीक है। तो उसके प्रोविजंस को एक बार चेक कर ले। मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ कि जो यहाँ पर एप्लीकेबिलिटी है वो CGST और SGST की है।
ठीक है, सेम स्टेट की हम बात कर लेते हैं। तो अब इस पे 18% का टैक्स है, तो आपको इस तरीके से ये वैल्यू यहाँ पर लिखनी होगी, ठीक है। फिर उसके बाद कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। अब ये जो हमने यहाँ पर वैल्यू एंटर किया है 3.1 में, उसको हमें टेबल नंबर 4 में क्लेम भी करना होता है। तो 36,000 का जो आपका क्रेडिट है वो आप यहाँ पर क्लेम करेंगे। इसमें आपका जो फील्ड है ये रेड हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो है अपने अकॉर्डिंग ये जो कंप्लायंस है उसके रूल को कंप्लीट करें। उसके बाद बात करते हैं 3.1.1। तो ये जो टेबल है ये आपकी स्पेसिफाइड है, जो कि आपके ई कॉमर्स सप्लायर्स होते हैं अंडर सेक्शन 9(5) में और अदर देन 9(5) दोनों के रिगार्डिंग उनको यहाँ पर रिपोर्टिंग करने की रिक्वायरमेंट आती है। तो ये आपकी जो फिगर्स है तो टेबल नंबर GSTR1 जो टेबल्स दी गई हैं तो उससे यहाँ पर ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होकर आती है। इसमें मैनुअली आपको कुछ भी सबमिट नहीं करना, अगर करेक्शन करना है तो 1A के थ्रू करना होगा। जो आपकी टेबल 3.2 है, ये जो टेबल है ये पूरी की पूरी फ्रिज है, इसमें कुछ भी आपको एडिट नहीं करने के लिए मिलेगा, बस आप केवल व्यू पर्पज के लिए है। तो अनरजिस्टर्ड को, कंपोजिशन को अदर स्टेट में सप्लाई करते हैं UIN होल्डर्स को, वो वैल्यू आएगी। अगर करेक्शन करना है तो 1A के थ्रू कर पाएंगे। इसको भी हम कंफर्म करके सेव कर लेंगे। अगर आप ऊपर की 3 टेबल्स पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो भी डाटा ऑटोमेटिकली सेव रहता है और ये R1 से रिफ्लेक्ट होकर आता है। ये जो नीचे वाली टेबल्स है 4, 5, इनमें कोई भी डाटा ऑटोमेटिकली नहीं आता है, बस केवल जो आपका टेबल 4 है उसमें जो डाटा है वो आपकी GSTR 2B से ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होकर आता है। जो भी आप कुछ एक्स्ट्रा क्लेम करेंगे वहां पर देखने के लिए आपको मिल जाएगा। अब जैसे मैंने आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तो कंप्लायंस का बता दिया है, उसके अलावा IGST इंपोर्ट ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग या सर्विस के रिगार्डिंग उसको भी एक बार रिकंसिलेशन चेक कर ले, जो कि मैंने आपको कंपैरिजन टूल दे दिया है। बाकी आप 2B और GSTR 2A की हेल्प भी ले सकते हैं। अगर आपका किसी मंथ में एक्स्ट्रा आपने क्लेम कर लिया तो यहाँ पर आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्सल के लिए जो टेबल है आपकी ये वाली यूज होने वाली है। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा। टेबल 3 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के रिगार्डिंग आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए मिला है तो वो फिगर्स भी ऑटोमेटिकली आती है और ये वाली फिगर्स भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली आती है। GSTR 3B में कुछ फिगर्स हैं जो कि ऑटोमेटिकली आएगी, जहाँ सप्लायर ने आपकी लायबिलिटी को अपलोड कर दिया होगा, सारी फिगर्स ऑटोमेटिकली नहीं आती है। जितना भी आपका ITC है वो अदर ITC को आपको इस वाली टेबल के अंडर में क्लेम करना होता है। यहाँ पर आपको टोटल ITC एंटर करना है, फिर उसके बाद रिवर्सल करना होता है। तो रूल 38, 42, 43 का आप एक बार चेक जरूर कर लें। ड्यूरिंग द ईयर में कोई भी अगर आपने रिवर्सल नहीं किया था तो अब उसको यहाँ पर एंटर करके रिवर्सल कर दें, या फिर सेक्शन 17 सेक्शन 5 के रिगार्डिंग जो आपका ब्लॉक ITC है उसको भी आप यहाँ पर रिवर्स करेंगे। ये जो टेबल नंबर 4 है उसका पार्ट B और उसका क्लोज 1, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं जो आपका अदर ITC है, जो कि मैंने 180 डेज वाले रूल के रिगार्डिंग बताया, वो आप यहाँ पर एंटर करके उसको अभी फिलहाल के लिए रिवर्स कर रहे हैं। वो इसका आपको यहाँ पर 2 में जो आपका 2B है उससे दिख रहा है, आप उसको रिवर्स कर रहे हैं, लेकिन उसको आपको बाद में रिक्लेम करना है। तो रिक्लेम वाला अलग से लीजर बनाया गया है, उसमें चला जाएगा। फिर जिस मंथ में आप रिक्लेम करेंगे उसको आपको यहाँ पर दिखाना है, ठीक है। जो 4B2 के अंडर में यहाँ पर आपने रिवर्स किया था, तो जिस पीरियड में आप क्लेम करेंगे उसको आपको दिखाना यहाँ पर है और क्लेम उसको ऑल अदर ITC वाले में करना है। ये टेबल C के नीचे जो भी टेबल है ये आपकी व्यू पर्पज के लिए है। जो भी आपका नेट ITC है वो उससे यहाँ पर कॉन्फ़िगर होता है। कुछ ऐसे ITC होते हैं जो कि आपके इनएलिजिबल ITC है सेक्शन 16 सेक्शन 4 के रिगार्डिंग या POS रूल के रेस्ट्रिक्शन के रिगार्डिंग, वो व्यू पर्पज के लिए आपको यहाँ पर दिखाने हैं। रिवर्स तो आपको इसी में करने हैं, लेकिन उसको यहाँ पर सबमिट करना है ताकि प्रॉपर ऑफिसर अलग से चेक कर पाए, और जब नोटिस आता है तो इस टाइप की एक्टिविटी भी देखी जाती है। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करके सेव कर लेना है। बात करते हैं टेबल नंबर 5 की। तो टेबल नंबर 5 में जो आपने परचेज की है जिस पर कोई टैक्स आपने पे नहीं किया, एग्जम्प्टेड, निलेटेड या नॉन GST वाला, वो कंपोजिशन से हो, एग्जम्प्ट या निलेटेड सप्लाई हो। इंटर का मतलब यहाँ पर अदर स्टेट है और इंटर का मतलब लोकल, मतलब सेम स्टेट से आपने अगर कोई बाई किया है तो वो वैल्यू यहाँ पर डाल दें। पूरे साल की अगर रह गई तो वैल्यू आप यहाँ पर जरूर एंटर करें, अदरवाइज आपका मिसमैच रह जाएगा सेल और परचेज का। उसके बाद टेबल नंबर है 5.1। तो टेबल नंबर 5.1 में यहाँ जो लायबिलिटी की बात हो रही है इंटरेस्ट की, तो आप इसको कम नहीं कर पाएंगे, इंक्रीज कर सकते हैं। ये वाली फिगर अभी भी एडिटेबल है और इसी के रिगार्डिंग एक एडवाइजरी जारी की गई है। इस एडवाइजरी में इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, जब ये एडवाइजरी स्टार्टिंग में आई थी तो इसमें एक और पॉइंट यहाँ पर ऐड था, पॉइंट नंबर यहाँ पर अलग से प्रोवाइड किया गया था। इसमें कहा गया था कि जो IGST की लायबिलिटी, IGST की जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट आ रहा है, जो आपकी IGST की लायबिलिटी है उससे सेट ऑफ होने के बाद बाकी आपके पास SGST या फिर CGST दोनों में जिसका इनपुट टैक्स क्रेडिट बचा हुआ है आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो वाला पॉइंट इन्होंने हटा दिया है, ठीक है। वैसे जो एक्ट है उसमें अमेंडमेंट नहीं किया गया था, केवल एडवाइजरी के थ्रू इन्होंने बताया था। तो अब वो फिगर्स जो आपको देखने के लिए मिलेगी सेट ऑफ में, मेरे पास मैसेज भी आए थे, तो वो प्रॉब्लम यहाँ पर सबके साथ है। केवल फैब में वो ऑप्शन अवेलेबल था, अब वो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कि अगर आप फैब की रिटर्न अगर आप मार्च में भी फाइल कर रहे हैं, अगर आपने डिले कर दिया तो भी वो ऑप्शन फिर से हटा दिया गया है। तो इसको आपको एक बार रिकम्प्यूट कर लेना है। काफ़ी बार क्या होता है इंटरेस्ट की वैल्यू गलत आती है। उसके बाद आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा
कि अगर आपने जो है पूरे साल में कोई भी टैक्स की पेमेंट नहीं की है, वो आपको जो है चालान से देखने के लिए मिल जाएगी। तो आपको ये प्रूफ करने की रिक्वायरमेंट आ सकती है कि जो भी आपका यहाँ पर आप गुड्स या सर्विस बाय कर रहे हैं वो आपकी सेल वैल्यू से ज़्यादा है। अगर उसमें डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है आपका, तो उस केस में जो है आपको नोटिस मिलने के चांस हो सकते हैं। वैसे इसके रिगार्डिंग रूल 86B है, तो आपको उसको फॉलो करने की रिक्वायरमेंट है। तो वो एक बार जरूर चेक कर लीजिए कि आपके ऊपर एप्लीकेबल है नहीं है। बाकी आप अपने पास से भी खुद से भी मैनुअली जीएसटी जमा कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आपको एडजस्टेड वाली जो लायबिलिटी है उसमें से लेस कर देना होगा। ठीक है, ऐसा अगर मैं यहाँ पर वैल्यू को लेस कर देता हूँ तो फिर मेरा यहाँ पर ऑटोमेटिकली टैक्स बन जाएगा। उस टैक्स को आपको पे करेंगे और फिर मेक पोस्ट और क्रेडिट लेजर वाले से आप उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। अब इसमें क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इस केस में जैसे आईजीएसटी की लायबिलिटी आ रही है, तो आईजीएसटी की लायबिलिटी आरजीएसटी से सेट ऑफ होने के बाद अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर लिख लेता हूँ 25,000, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। वैसे इस केस में क्या है कि पूरा का पूरा बैलेंस अवेलेबल है। अब यहाँ पर जो लायबिलिटी थी वो 28,415 रुपीज़ की थी। मेरे पास आईजीएसटी में बैलेंस जो है वो 25,000 का अगर होता, तो मुझे अगर पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट आती तो वो आती 3415। तो अब ये यहाँ पर नई जो एडवाइजरी आई थी उसमें ये था कि मैं इसको चाहूँ तो सीजीएसटी से या फिर एसजीएसटी से एडजस्ट कर सकता हूँ। लेकिन अब वो रूल जो है फिर से बदल दिया गया है। अब जो आपका आईटीसी है वो पहले जो रूल थे उसके हिसाब से ही होगा। पहले क्या रूल थे, आईजीएसटी का क्रेडिट पहले फुल्ली आईडीएसटी से यूटिलाइज होगा। मैं इसको अभी फिर से दोबारा से रीइनिशिएट कर देता हूँ। तो आईजीएसटी का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है पहले आईजीएसटी से सेट ऑफ होगा, देन उसके बाद सीजीएसटी से, फिर उसके बाद एसजीएसटी से। अब ये सेट ऑफ होने के बाद अब बात करते हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी के। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी जो है वो आपस में एडजस्ट नहीं होते हैं। सीजीएसटी का कोई भी एडजस्टमेंट पहले आपको आईजीएसटी से करना होगा, अगर इसमें कोई बैलेंस है फिर सीजीएसटी से होगा। देन उसके बाद जो भी आपके पास बैलेंस बचा हुआ है अगर कोई भी, तो आपका पहले वो एसजीएसटी से होगा अगर आपकी सीजीएसटी की लायबिलिटी नहीं है। देन उसके बाद जो है फिर आप सेम स्टेट से कर सकते हैं। तो वही जो रूल आपका पहले था वही यहाँ पर एप्लीकेबल है। अगर हम इनडायरेक्टली बात करें तो सीजीएसटी और एसजीएसटी यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो सकते हैं, और जो इनकी हायरार्की है एडजस्ट होने की, पहले आईजीएसटी पूरा खत्म होगा, देन उसके बाद सीजीएसटी खत्म होगा, फिर उसके बाद एसजीएसटी खत्म होगा। तो अब वो जो रूल है जो कि आपका जनवरी 2026 तक था वो फिर से रीइनिशिएट कर दिया गया है। जब तक कि यहाँ पर कोई नई एडवाइजरी नहीं आ जाती, पोर्टल पर फिर से बदलाव नहीं होते, तब तक आप इसको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब मैं इसको फिलहाल सेट ऑफ कर लेता हूँ, क्योंकि इस केस में तो पूरा का पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट यहाँ पर बचा हुआ है। यस पर क्लिक करके सेट ऑफ कर देंगे, इस टाइप का मैसेज आएगा। उसके बाद क्लिक करना है आपको प्रोसीड, ये वाला बटन दिया गया है, प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से वेरिफिकेशन वाला पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, ऑथराइज पर्सन सेलेक्ट करेंगे, ईवीसी पर क्लिक कर देंगे। जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी जाएंगे, ओटीपी वेरीफाई करते हैं आपकी जो रिटर्न है वो सबमिट हो जाएगी। जैसे आप फाइलिंग कंप्लीट कर देंगे इस टाइप का मैसेज आएगा। यहाँ से ऑप्शन भी आ रहा है जीएसटीआर 3B डाउनलोड करने का, तो अगर आप चाहें तो इसको डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो आपको ये जो नई चेंजेस हैं इनका भी आपको ध्यान रखना होगा, आईटीसी के जो रूल सेट ऑफ हैं उनके रिगार्डिंग, और जो मार्च के मंथ में जो मैंने आपको जरूरी पॉइंट्स बताए हैं उनको भी आपको करेक्ट कर लेना है, ताकि आपको जो है फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर जीएसटी इनकम टैक्स से काफ़ी सारे वीडियोज अवेलेबल है। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है, वीडियोज को शेयर जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।